हेलो, नमस्ते सभी को। क्या हाल चाल हैं भाई सबके। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.3 और अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। अब तक जो हमने एक्सरसाइज करी थी ना, 15.1 हो चाहे 15.2 हो, वहाँ पर जो भी दो घटनाएं होती थी वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती थी। यानी पहली घटना का असर दूसरी घटना पर पड़ता था। यहाँ जो घटना होगी वहाँ पहली और दूसरी घटना दोनों का असर एक दूसरे पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है कि जहाँ दो घटनाओं का असर एक दूसरे पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ठीक है। और एक और बात यहाँ पर, अगर अब सवाल ये आता है कि सर हम पता कैसे करेंगे कि कोई कोई भी दो घटना इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो भाई एक तरीका तो है कि सवाल को पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि वो दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है या नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मूले से भी पता कर सकते हो। अगर किसी सवाल में ये फॉर्मूला लग गया, यानी अगर आप ये पता करना चाहते हो कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, यानी ए और बी दो घटना है और ये दोनों घटना इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो अगर आप ये पता करना चाहते हो तो इस फॉर्मूले की वैल्यू सारी निकाल लो। आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अगर ए की और बी की प्रोबेबिलिटी की गुणा उसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। अगर ये बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि किन्हीं भी दो इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल दो और उन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दो और दोनों की गुणा अगर उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गई तो ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, अन्यथा इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अब अगली चीज, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने आपको बताया था जब हमने बेसिक्स किया था, बेसिक्स याद होगा, मैंने आपको बेसिक में एक कंसेप्ट बताया था जब जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक पढ़ाया था कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। अगर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते थे याद करो, ऐसी दो घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती। तो उनमें मैंने आपको क्या बताया था, उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, हमेशा जीरो। याद करिए, ये मैंने बेसिक्स में बताया था आपको। अगर आपको नहीं पता हो तो आप एक बार बेसिक वाली वीडियो देखें और वहां पर भी मैंने बताया था। फिर भी आप केवल याद रखें कि जब भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे ना तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो के बराबर होगी। ठीक है। या आप उल्टा भी कह सकते हो कि अगर किसी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो के बराबर है तो दोनों की दोनों घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। समझ गए। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि 15.3 और 15.4 यहां से एक सवाल आपको कन्फर्म मिलेगा आपके फाइनल पेपर के अंदर। ठीक है। तो इन दोनों एक्सरसाइज को ध्यान से करें, 15.3 और 15.4 को। आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट, अगर ए और बी दो इवेंट है सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो मुझसे ये कहा गया है कि आप ये बात सिद्ध कर दो कि ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको अभी तरीका बताया कि जब भी किन्हीं दो इवेंट को इंडिपेंडेंट प्रूव करना हो तो अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया तो हम ये बात प्रूव कर देंगे। लेकिन एक दिक्कत है, मेरे पास ए की प्रोबेबिलिटी भी है, बी की प्रोबेबिलिटी भी है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी भी है, लेकिन मुझे किसकी चाहिए, इंटरसेक्शन की चाहिए। अगर ये फॉर्मूला इस सवाल में सेटिस्फाई हो गया तो मैं कह दूंगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले इंटरसेक्शन की निकालनी पड़ेगी। अब आप एक बात बताओ, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4, बी की दे रखी है 1/3, यूनियन की दे रखी है 1/2, सारी वैल्यू पुट कर दी। ये दोनों इधर प्लस के इधर जाएंगे, माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बचेगी। इसका सोल्व करने पर -3 और -4 -7, 6 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 1/12 बचेगा। यानी ये बच गया माइनस का 1/12। इधर भी माइनस था, माइनस से माइनस कट गया तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/12 आ गई। अब मुझे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता लग गई। अब मुझे ये चेक करना था कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो फॉर्मूला ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट को चेक करने का। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है सवाल में, 1/4। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। इन दोनों गुणा करो, क्या उत्तर आएगा, 1/12। आप बताओ क्या ये दोनों बातें बराबर आ गई कि नहीं आ गई। और अगर ये फॉर्मूला बराबर आ गया, लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई, तो ए और बी कैसे इवेंट होंगे, इंडिपेंडेंट। अगर ये बराबर नहीं आते तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी ए और बी दो इवेंट दे रखे हैं। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी 7/12 और पी नोट ए नोट बी की वैल्यू दे रखी है 1/4। अब आए, यहाँ पर भी मुझे यही पूछा है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे अथवा नहीं होंगे। तो आइए चेक करते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी 7/12। अब दूसरी दे रखी है पी नोट ए नोट बी 1/4। अब इसका क्या मतलब है,
देखो नोट ए का मतलब होता है ए के ऊपर बार लगा दो, नोट को हम ऐसे ही लिखते हैं, बेसिक में मैंने आपको बताया था। और का मतलब होता है यूनियन, और नोट बी का मतलब बी के ऊपर बार लगा दो। तो इसका मतलब, इस बात का मतलब यही है। इसकी वैल्यू 1/4 दे रखी है। अब आप लोगों ने 11th क्लास में ये पढ़ा था, यहाँ आ जाए इसको, जो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यूनियन बी नोट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ए के ऊपर तो बार रहेगा, ये जो बार है, अगर इस बार को मुझे पूरे पर कंप्लीट करना हो, अगर बार को पूरे पर कंप्लीट करेंगे तो ये यूनियन है ना, ये इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाएगी। ए पर भी बार रहेगा, बी पर भी बार रहेगा, और अगर इस बार को सीधा कंप्लीट सब के ऊपर करना है तो यूनियन इंटरसेक्शन बदल जाती है। यानी इसी बात को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 दे रखी है। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, वो फॉर्मूला ये होता था कि किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जोड़ एक होता है। तो अगर मैं कहूँ ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बार का मतलब होता है ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जोड़ भी तो एक होगा, ये भी हमने बेसिक में पढ़ा था। तो मेरे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी के ना होने की दे रखी है, 1/4 ये आई है मेरे पास। मैं इस फॉर्मूले में धर दूंगा 1/4, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या बताओ, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 3/4 आ गई कि नहीं आ गई। और भाई मुझे तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की भी दे रखी है, इंटरसेक्शन की ये निकाल दी। अब मुझे चेक करना था ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करो इंडिपेंडेंट वाला, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन का मान 3/4 है, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की 7/12 है। सोल्व करोगे तो 3/4 बराबर 7/24, 3/4 7/24 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अगर बराबर आता तो इंडिपेंडेंट हो जाते। अगले में चलते हैं, अगला सवाल पढ़ें। अगला सवाल कह रहा है, एक डाइस को थ्रो किया गया है, यहाँ पर इवेंट्स के नाम पहले से ही डाले हुए हैं। डाई को थ्रो किया है, ई इज़ द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ई वो घटना है जब जो नंबर आएगा डाइस के ऊपर वो 3 का मल्टीपल होगा। एफ जो घटना है उसमें है नंबर अपीयरिंग इज इवन, एफ घटना में नंबर इवन आना चाहिए। फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, मुझे चेक करना है क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो भाई पहले तो लिखते हैं, आप बताओ, अगर आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो डाइस को थ्रो करने पर हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, यहाँ पर एस बी था सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी इन 6 में से कोई भी एक नंबर हमारे पास आ जाएगा। ई इवेंट में क्या क्या रखा है कि नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी ई घटना में जो भी नंबर 3 के मल्टीपल है ना वो सारे आएंगे। अब इनमें ढूंढो 3 के मल्टीपल कौन है, एक तो 3 है और एक कौन है 6, तो ई में कौन कौन आएगा, 3 और 6 आएगा। ई की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या आएगा, मेरे फेवर में कितने नंबर 2, और टोटल नंबर कितने हैं भाई 6, 2/6 आ जाएगा। एफ इवेंट में क्या रखा है कि जो नंबर आएगा वो इवन होगा। अब एफ में कहा गया है कि नंबर अपीयरिंग इज इवन, तो अगर नंबर इवन होगा तो ध्यान दे इवन नंबर कौन कौन से, इनमें से देख लो 2 4 और 6, तो एफ में कौन कौन आएगा 2 4 और 6। एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो भाई मेरे फेवर में कितने नंबर 3, और टोटल आउटकम कितने हैं ये 6, 3/6 हो गया। अब इंटरसेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट चेक करने हैं तो इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। तो इंडिपेंडेंट के लिए इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन का मतलब ई और एफ में कॉमन, तो कॉमन कौन है भाई, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मेरे फेवर में कितना 1, और टोटल आउटकम कितने हैं 6, 1/6 निकल गई वैल्यू सारी की सारी। अब देखो मुझे चेक करना था कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो मैंने आपको अभी बताया था जब भी कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या लगता है, उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और उन दोनों इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की गुणा इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आनी चाहिए। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/6, ये दे रखी है 2/6, ये आई है 3/6, सोल्व करने पर दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ई और एफ कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है कि 3 सिक्कों को उछाला गया है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ हमने उछाला है। कंसिडर द इवेंट, यहाँ पर 3 इवेंट दे रखे हैं। ई इवेंट दे रखा है 3 ऐड और 3 टेल, एफ इवेंट दे रखा है एटलीस्ट 2 ऐड, जी दे रखा है एटमोस्ट 2 ऐड। और मुझे चेक करना है ई और एफ, ई और जी, एफ और जी विच आर इंडिपेंडेंट और विच आर डिपेंडेंट। मुझे चेक करना है क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे, ई और जी इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे, एफ और जी इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे, और ई एफ जी ये सारे दे रखे हैं। भाई पहली बात तो आप लिखें सैंपल स्पेस को, अगर सिक्के 3 उछलेंगे तो आउटकम कितने बनेंगे 8। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो तीनों बार ऐड आएगा, या 2 बार ऐड आए 1 बार टेल आए, या पहले ऐड आए टेल आए फिर ऐड आए, इस तरीके से टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं 8। और आउटकम को भाई सेट में बंद कर देंगे तो क्या बन जाएगा सैंपल स्पेस। ई इवेंट क्या दे रखा है, इवेंट ई दे रखा है 3 ऐड और 3 टेल, ये लिख रखे सारे, ये सवाल में नाम दे रखे हैं हमने खुद नहीं डाले हैं, 3 ऐड और 3 टेल। अब 3 ऐड और 3 टेल वाले सारे ई में आएंगे, इनमें देख लो 3 ऐड और 3 टेल वाले कौन कौन से हैं भाई, 3 ऐड वाला ये रहा, 3 टेल वाला ये रहा, मतलब ये दोनों चले जाएंगे ई में, तो ई में केवल ये 2 आएंगे। अगर मैं ई की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मेरे फेवर में कितने नंबर 2, और भाई टोटल आउटकम कितने हैं 8, 2/8 हो जाएगी ई की प्रोबेबिलिटी।
अब एफ में आ जाओ। एफ इवेंट में क्या कहा है, एटलीस्ट 2 ऐड का है। अब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 ऐड वाले, यानी यहाँ पाबंदी किस पर है, कम से कम पर, ज़्यादा पर पाबंदी नहीं है। तो भाई कम से कम तो 2 लेने हैं, और ज़्यादा पर पाबंदी है ही नहीं, तो ज़्यादा कितने ले सकता हूँ, 3। तो यहाँ पर 2 ऐड वाले भी लेने हैं और 3 ऐड वाले भी लेने हैं। तो इनमें से जिनमें 2 ऐड है और जिनमें 3 ऐड है वो सारे उठा लो। तो 2 ऐड और 3 ऐड वाले सारे आ जाएंगे एफ में। तो एफ में ये आ गए मेरे फेवर में, कितने नंबर, 4। और टोटल आउटकम कितने हैं मेरे पास, 8। एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई 4/8। जी में क्या है, एट मोस्ट 2 ऐड है। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड। अब यहाँ पाबंदी किस पर है, ज़्यादा से ज़्यादा पर, तो यहाँ पर कम पर पाबंदी नहीं है। तो कम तो आप कितने भी ले सकते हो, बस ज़्यादा 2 लेने हैं। तो यहाँ पर 2 ऐड वाले भी लेने हैं, और कम से कम कितने ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो 2 वाले भी ले लो, 1 वाले भी ले लो और 0 वाले भी। यानी जिनमें 2 ऐड है वो भी आ जाएंगे, जिनमें 1 ऐड है वो भी आ जाएगा, और जिसमें 0 ऐड है ना वो भी आ जाएगा। तो यहाँ से सैंपल स्पेस में से 2 ऐड वाले, 1 ऐड वाले और 0 ऐड वाले सारे लिख दो जी में। तो ये आ गए भाई मेरे फेवर में, कितने हो गए, 7। और टोटल आउटकम कितने, 8। तो मैंने ई एफ जी तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब मुझे चेक किस किस को करना है, पहले ई और एफ को चेक करना है, फिर ई और जी को चेक करना है, फिर एफ और जी को करना है। तो पहले भाई ई और एफ को चेक करते हैं। अब जब आप ई और एफ को चेक करना चाहते हो कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो सबसे पहले तो आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिएगी, क्योंकि भाई जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने का फॉर्मूला होता है उसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। तो देखो ई और एफ को देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ एच 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 है, यहाँ टी टी है। तो केवल एच 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 ऐसा हिस्सा है जो दोनों जगह मौजूद है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इंटरसेक्शन में केवल एक आएगा। तो मेरे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन एफ की मेरे फेवर में कितना नंबर, 1। और टोटल आउटकम कितने हैं, 8। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी निकल गई। अब फॉर्मूला क्या होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करने का, कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ई और एफ की प्रोबेबिलिटी के गुणा के बराबर आ जाए। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ई की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर निकाली है 2/8 है, एफ की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर निकाली 4/8 है। इनको काटेंगे, सोल्व करेंगे तो उत्तर 1/8 बराबर 1/8। क्या दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, अगर दोनों बराबर आ गए इसका मतलब ई और एफ दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट से। समझ गए। अब ऐसे ही हमें किसको चेक करना है, ई और जी को चेक करना है। आइए हम उनको चेक कर लेते हैं। हम ई और जी को चेक करेंगे तो ध्यान दो, पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस सवाल में से अगर ई और जी को चेक कर रहे हो तो ई और जी की इंटरसेक्शन निकालो। तो ध्यान दो यहाँ पर ये ई है, ये जी है, तो ई और जी में ये देख लो कौन सा कॉमन है। तो ध्यान दो कॉमन केवल टी 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 है जो ई और जी दोनों में मौजूद है। तो इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेरे फेवर में कितने नंबर, 1। और टोटल आउटकम कितने, 8। 1/8 हो गया। अब अगर आप ई और जी को चेक कर रहे हो कि वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर इन दोनों की अलग अलग की प्रोबेबिलिटी की गुणा बराबर आनी चाहिए। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ई और जी की प्रोबेबिलिटी हमने पीछे निकाली थी, वो कितनी आई थी, 2/8 और 7/8। काटेंगे तो ये आएगा 1/8, ये आएगा 7/32। क्या दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तो इंडिपेंडेंट होते, बराबर नहीं है तो ये कैसे हैं, डिपेंडेंट है। अब अगला चेक कर रहे हैं एफ और जी को। तो पहले तो भाई एफ और जी को चेक करना है, तो एफ इंटरसेक्शन जी निकालो। तो एफ और जी में कॉमन ढूंढो। तो यहाँ पर ये मेरे पास एफ है, ये मेरे पास जी है, इन दोनों में कॉमन देख लो कौन कौन से हैं। तो ये 3 कॉमन है। तो मेरे फेवर में कितने हो गए, 3। और टोटल आउटकम कितने, 8। तो एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/8। अब फॉर्मूला लगाओ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करने वाला। क्या होता था, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर इन दोनों इवेंट की अलग अलग की प्रोबेबिलिटी। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, एफ की प्रोबेबिलिटी पीछे निकाली 4/8, जी की निकाली 7/8। दोनों को सोल्व करेंगे तो उत्तर बराबर नहीं आएगा। अगर उत्तर बराबर आता तो ये इंडिपेंडेंट होते, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट होंगे। समझ गए। तो मेरे ख्याल में आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को कैसे चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मुझे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आगे कहा है उसने कि ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आप एक बात बताओ, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ये वाला फॉर्मूला तो लागू होता ही होगा भाई, क्योंकि उसने खुद कहा है कि ए और बी, इफ का मतलब होता है गिवन, याद करो। यानी ए और बी इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, अगर दे रखे हैं तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तभी तो ये फॉर्मूला लगता है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा हमारे इस सवाल में, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/5, और बी की कितनी भाई, 1/5। दोनों गुणा करोगे तो क्या इंटरसेक्शन की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। मुझसे इंटरसेक्शन की पूछिए, खत्म कहानी। इसी के अंदर दूसरे पार्ट में आ जाओ। दूसरे पार्ट में कहा है कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। ए यूनियन बी दे रखी है 0.5, ए और बी दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 0.2। मुझसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछिए। अब आप एक बात बताओ, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो उनमें ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, यानी इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की गुणा की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब ये बात मेरे सवाल में गिवन है, क्योंकि उसने खुद कहा है ए और बी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनके बराबर होगी। नंबर 1 पॉइंट डाल दो इसको। आगे क्या कह रहा है अब हम,
आगे कह रहा है यूनियन की प्रॉपर्टी दे रखी है, ए की प्रॉपर्टी दे रखी है। अब आप एक बात बताओ, अगर यूनियन की प्रॉपर्टी दे रखी है तो फॉर्मूला किसका लगेगा? यूनियन का। यूनियन वाला फॉर्मूला ये होता है, यूनियन का फॉर्मूला लगाएं। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके बराबर है? प्रॉपर्टी ऑफ ए गुना प्रॉपर्टी ऑफ बी के बराबर है। मैंने यहाँ पर धर दिया प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी। प्रॉपर्टी ऑफ ए कितनी दे रखी है? 0.2। ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी कितनी दे रखी है? 0.5। यहाँ देखो, यहाँ भी प्रॉपर्टी ऑफ बी है, यहाँ भी प्रॉपर्टी ऑफ बी है। क्या मैं दोनों में से प्रॉपर्टी ऑफ बी को कॉमन ले सकता हूँ? मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? एक, माइनस का निशान, यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ ए बचेगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ ए कितनी है? 0.2। एक में 0.2 घटाएंगे तो 0.8 बचेगा, गुना प्रॉपर्टी ऑफ बी है। यहाँ 0.2 प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 0.3 बचेगा। ये गुना में इधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, काटेंगे पीटेंगे, उत्तर आएगा 3/8। मुझे प्रॉपर्टी ऑफ बी बतानी थी। समझ गए कैसे करना है? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है ए और बी दो इवेंट दे रखे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। अब वापस से ध्यान दें, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे ही वो ये कह देना ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट वही होते हैं जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और ए और बी की प्रोबेबिलिटी दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आती होगी। ये मतलब नंबर एक बात हो गई, यानी इस पहली लाइन का मतलब ये है, अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये चीज़ इसके बराबर होती है। नंबर एक बात हो गई, इसका हम यूज करेंगे कहीं पर भी। अब ए की वैल्यू दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी की पूछी है, तो भाई ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगी, फॉर्मूला में पुट कर दो, डायरेक्ट उत्तर आ गया हमारे पास, पहला फॉर्मूला ही लगा देंगे। यूनियन की पूछी है, अब भाई अगर यूनियन की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो फॉर्मूला भी यूनियन वाला लगाएंगे। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो? ए की प्रोबेबिलिटी जमा बी की प्रोबेबिलिटी घटा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ए की प्रोबेबिलिटी ये है, बी की ये है, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी निकाली। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर ये आ जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ए बटे बी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ये तीसरा पार्ट है इसी के अंदर। तो ए बटे बी पूछा है, तो मैंने बताया था ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। क्या होता था? ऊपर आएगी इंटरसेक्शन और नीचे हमेशा कौन आता है? जो नीचे यहाँ लिखा है वही नीचे यहाँ आएगा। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.12 निकाली हमने पीछे, बी की वैल्यू 0.4 है। सोल्व करेंगे तो उत्तर 3/10 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में चलते हैं, सवाल नंबर 6 में। यहाँ कह रहा है दो इवेंट हैं ए और बी। यहाँ ध्यान दें, यहाँ कुछ भी नहीं कहा कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे वो। यहाँ सिंपल का है दो इवेंट है ए और बी। क्या गिवन दे रखा है? ए की प्रोबेबिलिटी है 0.4, बी की प्रोबेबिलिटी पी दे रखी है, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। मुझे पी बताना है। पहला पार्ट क्या है? पहले पार्ट में कहा है अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है। अब जरा मुझे एक बात बता दो, पहले पार्ट में कह दिया ए और बी इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है पहले पार्ट में, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए और बी की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी, यानी इन दोनों की गुणा के बराबर होगी। तो यहाँ ध्यान दो, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनके बराबर होगी, तो ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी। तो गुणा करेंगे तो 0.4 गुना पी आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब देखो, मेरे पास यूनियन भी दे रखी है, तो फॉर्मूला यूनियन का लगा दो। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी जमा बी की प्रोबेबिलिटी घटाई इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। यूनियन की प्रोबेबिलिटी 0.6, ए की प्रोबेबिलिटी 0.4, बी की प्रोबेबिलिटी पी, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो आपने अभी निकाली है ऊपर, इसको यहाँ धर देंगे। अब देखो यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है। क्या पहले तो 0.4 को इधर भेजो तो ये माइनस में हो जाएगा। पी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या मैं पी को कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ क्या बचेगा? एक। यहाँ क्या बचेगा? 0.4। एक में 0.4 घटाओगे 0.6 बचेगा। ये गुणा में इधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, काटेंगे पीटेंगे, सोल्व करेंगे, 1/3 आएगा। तो पी का मान 1/3 आ गया कि नहीं आ गया? खत्म हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में सवाल ऊपर वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन पार्ट चेंज हो गया। अब कह रहा है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप याद कर लो, मैंने आपको पीछे बताया था और बेसिक में भी बताया था कि जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं ना, याद करो मैंने आपको बेसिक में बताया था, अभी अभी ये देखो पहले पेज पर, ए और बी जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। तो हम इसी का यूज करेंगे। अगले पार्ट में कह रहा है कि ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो पी की वैल्यू क्या होगी, तो निकालते हैं भाई, ध्यान दो। अब हम जानते हैं कि अगर ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है। चूंकि मेरे सवाल में यूनियन की वैल्यू दे रखी है, तो मैं यहाँ पर भी यूनियन वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा, सेकंड पार्ट में भी। तो यूनियन का फॉर्मूला भाई इसके बराबर होता है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, बी की प्रोबेबिलिटी पी है, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो 0 के बराबर है, क्योंकि खुद का है सेकंड पार्ट में कि ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। सोल्व करेंगे, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, पी का मान 0.2 आ जाएगा। खत्म। अगले पार्ट में देखते हैं। अगले पार्ट में देखो, यहाँ कह रहा है कि दो इवेंट है ए और बी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इंडिपेंडेंट। वापस ध्यान दे, वापस से फिर कह रहा है कि दोनों इवेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये वैल्यू बराबर होगी, नंबर एक बात, यानी ए और बी इंडिपेंडेंट है। इस लाइन का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ए और बी की प्रॉपर्टी के गुणा के बराबर होगी, नंबर एक बात। इस काम कहीं पर भी अब यूज करेंगे, ये गिवन हो गया मेरे पास।
अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ए बटे बी की प्रोबेबिलिटी बराबर ए की प्रोबेबिलिटी की होगी। तो जो मुझे प्रूव करना है ना, मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे तो इसका फॉर्मूला तो हमने पीछे पढ़ा था पहली एक्सरसाइज में। क्या होता है, ऊपर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और नीचे क्या आएगी, बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ये तो इसकी वैल्यू तो आपने निकाल रखी है नंबर ए की इक्वेशन में। क्या है, ए गुणा में बी, तो यहाँ धर देंगे, बी से बी कट जाएगा, क्या उत्तर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप बताओ, आप लेफ्ट लेके चले थे, क्या ये राइट के बराबर आ गई कि नहीं आ गई, यही हमें प्रूव करना था। खत्म हो गया काम। अगले में आ जाओ। अगले में कह रहा है कि ए और बी आर दो इंडिपेंडेंट इवेंट। वापस ध्यान दे, वापस से फिर कह रहा है कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए और बी की प्रोबेबिलिटी के गुणा के बराबर होगी कि नहीं होगी। यानी ये बात गिवन है मेरे पास, यानी इसी लाइन का ये मतलब है। नंबर 1 पॉइंट हो गया ये। आगे कह रहा है मुझे प्रूव करना है कि ए नोट, देखो ए के ऊपर बार लगा है, ए के ऊपर बार लगा है, बी के ऊपर भी बार लगा है, तो ए नोट और बी नोट ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो अब आप एक बात बताओ, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के गुणा के बराबर होती है। तो अगर मुझे ए नोट और बी नोट को इंडिपेंडेंट दिखाना है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की गुणा की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी कि नहीं। यानी अगर ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया तो हम ये कह देंगे कि ए नोट और बी नोट इंडिपेंडेंट होंगे। कुछ भी नहीं किया, जहाँ ए और बी है वहाँ ए नोट और बी नोट डाल दो, तो क्या यही फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी, तो लेफ्ट और राइट को बराबर कर दो आप, तो हम कह देंगे कि ए नोट और बी नोट कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। आ जाइए, अब हमने क्या किया है, इसके अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेके आएंगे। तो ये एक विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम RHS को लेके चल रहे हैं। RHS है हमारे पास ए नोट की प्रोबेबिलिटी और बी नोट की प्रोबेबिलिटी। अब आप एक बात बताओ, आपने पीछे पढ़ा था कि किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 होती है। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 होगी। तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 घटा ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट आ जाएगा ये। ऐसे बी की निकालो, बी के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1। हमने बेसिक में पढ़ा था ये फॉर्मूला, 10वीं क्लास में पढ़ा था। तो अगर मैं बी नोट की वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ए नोट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये आ गई, बी नोट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये आ गई। दोनों को यहाँ पर पुट कर दिया, ए नोट की वैल्यू को ये पुट कर दिया, बी नोट की वैल्यू को ये पुट कर दिया। अब केवल इनको गुणा किया है, एक को पहले 1 से गुणा किया 1 आया, एक को बी से गुणा किया ये आया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को 1 से गुणा किया माइनस पी ऑफ ए आया, माइनस पी ऑफ ए को माइनस पी ऑफ बी से गुणा किया तो प्लस का पी ऑफ ए पी ऑफ बी आया। अब जरा ध्यान दे, यहाँ ध्यान दो, देखो इस पूरे के अंदर से एक को छोड़ दो, एक वाले को हटा दो यहाँ से। अगर आप इस पूरे को देखो, इस पूरे में से माइनस को कॉमन ले लो। यहाँ पर माइनस को कॉमन लोगे तो जो अंदर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान दे, अगर आप पहली इक्वेशन को देखोगे, शुरू में उसने ये कहा था मुझे सवाल के अंदर कि भाई ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए और बी की गुणा की प्रोबेबिलिटी के बराबर है या नहीं है, ये गिवन थी मेरे बात। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। तो हम यहाँ पर रख देंगे, ए और बी की जगह हम रख देंगे ये। अब आप एक बात बताओ, ये तो फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला किसका होता है भाई, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का ही तो फॉर्मूला होता है। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ए यूनियन बी का। तो यानी कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब एक घटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके बराबर होगा। तो आओ इधर ध्यान दो, आप एक बात बताओ, अगर मैं ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी और ए यूनियन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों का जोड़ करता हूं तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब आप एक काम करो, इस वैल्यू को इधर लेके जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो 1 घटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट। इसका मतलब क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। और आप चेक करो, ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई, यानी मैंने राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो फाइनल उत्तर ये आ गया। अब हम उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे सवाल में ये दे रखी थी, पहले हमने राइट को सोल्व किया, उत्तर ये निकल के आया। अब हम लेफ्ट को उठाते हैं, तो लेफ्ट क्या दे रखी है भाई, ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इसको उठाते हैं। तो ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, आप याद करो मैंने पीछे बताया था, अगर मुझे इस लाइन को पूरे के ऊपर लेके आना है, ए और बी के ऊपर तो ये लाइन है ही, अगर इस इंटरसेक्शन के ऊपर भी इस लाइन को लेके आना है तो इंटरसेक्शन किस में तब्दील हो जाएगी, यूनियन में। और यहाँ यूनियन होती है तो वो किस में बदल जाती है, इंटरसेक्शन में। तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान दो, अभी अभी देखा है, ये चेक करो, ये LHS आ गई हमारे पास और RHS भी बिल्कुल सेम आई थी, यानी LHS और RHS दोनों की दोनों बराबर आ गई। तो हम ये कह देंगे कि हमने पहले RHS ली फिर LHS ली, दोनों के दोनों को सोल्व किया, तो इसका मतलब ए नोट और बी नोट कैसे होंगे हमारे पास, इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएंगे। खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अगले में बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यहाँ पर कह रहा है ए और बी आर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब पहली लाइन का मतलब क्या है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए और बी की प्रोबेबिलिटी के गुणा के बराबर होगी। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया मेरे पास, इसको सेफ रख लें, यानी ये गिवन हो गई ये बात, इसका आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है ए और बी एंड ए एंड नॉट बी। आ जाओ दोनों निकालते हैं। तो सबसे पहले भाई मुझसे पूछी है ए और बी की प्रोबेबिलिटी, ये बात मुझे गिवन है। अब ध्यान से देखो, आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो और उसने ये भी कहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए और बी की प्रोबेबिलिटी के गुणा के बराबर होगी। यानी कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो क्या इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो 0.3 गुना 0.5 करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल दी 0.15। अब मेरे पास 3 वैल्यू हो गई, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी की। पहले पार्ट में मुझे पूछा है ए और बी की प्रोबेबिलिटी बताओ। भाई और का मतलब यूनियन होता है, तो इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की बतानी है, और यूनियन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लगा दिया, ए की प्रोबेबिलिटी ये है, बी की ये है, इंटरसेक्शन की है। सोल्व करने पर उत्तर 0.65 आ गया। पहला पार्ट हो गया खत्म। दूसरे पार्ट में चलते हैं। ए एंड नोट बी, ए तो सेम रहेगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और नोट बी का मतलब है बी के ऊपर बार लग जाएगा। समझ गए? अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपने अगर पीछे पढ़ा हो तो मैंने बताया था इंटरसेक्शन का मतलब गुणा ही होता है। इसका मतलब इस इंटरसेक्शन का मतलब गुणा है, तो मतलब ए की प्रोबेबिलिटी और बी नोट की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की क्या करनी है, मुझे गुणा करनी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी तो 0.3 है, लेकिन बी नोट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन मेरे सवाल में भाई बी की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है, तो अगर बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो मैं बी नोट की निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है कि बी के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 होगी। तो ये इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5, 0.5 इधर जाएगा तो एक में से घटेगा 0.5, तो बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0.5। यहाँ धर देंगे, सोल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम करते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।